जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूल विधि। एक्चुअली क्या है, पहले कुछ क्लासेस ली थी उसमें कुछ एक्चुअली वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि वॉइस कम आ रही है और चीज़ें थोड़ी क्लियर कम हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अरेंज करने के बाद अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये क्या है कि मैंने मूल विधि की बहुत सारी ऑनलाइन टीचर्स देखे और बुक्स भी देखी। तो सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मूल विधि की समस्या आ रही है। मुझसे लोग मोस्टली पूछते हैं कि मूल विधि कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें। मूल विधि के साथ समस्या क्या हो रही है कि पहली तो एक उसकी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी जो समझ से परे होती है। दूसरा क्या है कि हम इन चीज़ों को भूलते जल्दी हैं। तीसरा क्या है कि हमें उसका एक प्रकार से जो है चीज़ें मटेरियल जो है ना वो अपडेटेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। बहुत सी जगह देखेंगे आप, क्या बहुत सी बुक्स में क्या है कि जो पुरानी धाराएँ आईपीसी, सीआरपीसी की वही दे रखी हैं, या मान लीजिए कुछ नया अपडेट हुआ उसमें उन्होंने ऐड ऑन नहीं किया है। तो मैं इस क्लास में जो भी नया जो भी नई अपडेट हुई, चाहे वो न्यायालय का निर्णय हो, चाहे वो बीएनएस या बीएनएसएस हो, या जो भी चीज़ें अपडेट हुई हैं वो सारी अपडेटेड चीज़ों को ऐड ऑन करके और अच्छे से सरल भाषा में समझते हुए हम लोग इस इन क्लासों को स्टार्ट करते हैं। और 1 महीने के अंदर कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि 1 महीने के अंदर विदिन 1 मंथ मैं पूरी आपकी जो मूल विधि का पूरा पोर्शन है वो अच्छे से खत्म कर सकूँ। और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से पढ़ने की, जब मैं एक बार पूरे कंप्लीट एक बार आपको बता दूँगा, सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतना जितना मैं प्रोवाइड करवा दूँगा डाटा उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज महिला संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण कानून। जब आप लोग देखेंगे उसमें लिखा है महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, एससी-एसटी से संबंधित महत्वपूर्ण कानून लिखा हुआ है, ठीक है? तो महिलाओं से संबंधित हमें टोटल 8 कानून पढ़ने हैं। जो जैसे तुम अगर कोई भी किताब में देखोगे तो 4-5 दे रखे हैं उन्होंने। अभी जो 2019 में अपडेटेड हुआ जो कानून आया है, मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम 2019, वो उन किताबों में नहीं दे रखा है, तो उसे भी मैंने ऐड ऑन कर रखा है। फिर 2013 का जो कानून है वो इन लोगों ने ऐड ऑन नहीं कर रखा, जो निर्भया कानून नाम से जानते हैं, वो हमने ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जो नई चीज़ें आई हुई हैं, या अगर नया कोई कोर्ट का निर्णय आया है इससे महिलाओं से संबंधित, तो उसे मैंने इन सब चीज़ों में ऐड कर रखा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आशा करता हूँ वॉइस अच्छे से प्रॉपर आ रही होगी और चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही होंगी। तो हम लोग बात करते हैं, पहला ये कानून है हमारा इसमें, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। कौन सा है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। नाम से आप लोग जान रहे हैं दहेज प्रतिषेध यानी दहेज पे रोकथाम लगाने के लिए अधिनियम आया। अब ये आपसे पूछ देगा, देखिए मैं अधिनियमित होने की तारीख और लागू होने की तारीख, जो इम्पोर्टेंट अधिनियम रहते हैं उनकी तारीखें अक्सर पूछ देता है कि इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति किस डेट को दी थी या ये लागू कब हुआ था। तो हम लोग इन चीज़ों को भी समझते चलेंगे। तो अधिनियम देखो, 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ था। अधिनियमित होने का मतलब होता है राष्ट्रपति ने इस पे क्या किए थे? साइन किए थे, ठीक है? याद रखना, अधिनियमित हो, मुझे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली या राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए, तो ये सबका मतलब क्या होता है? एक ही चीज होती है, अधिनियमित होना या पारित होना। कुछ भी दे दे, अधिनियमित बोल दे, पारित बोल दे, या राष्ट्रपति द्वारा जब कब इसे मंजूरी दी गई या राष्ट्रपति ने इस पे कब हस्ताक्षर किए, इन सबका मतलब एक ही होता है। बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपकी। 20 मई 1961 को ये पारित हुआ अधिनियम। इसके बाद 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। देखिए पहले 2019 से पहले क्या समस्या होती थी, जो अधिनियम पूछे जाते थे उसमें ये पूछ जाता था कि ये अधिनियम कहाँ लागू होता था, क्योंकि 1961 2019 से पहले क्या था, जे एंड के जो है उसमें 370 धारा लगी थी। अभी लगी हुई चीजें कुछ हट गई हैं, कुछ अभी एड ऑन है। तो क्या था कि वहां पर जो कोई भी केंद्रीय कानून पारित होता था तो एज इट एज वहां लागू नहीं हो जाता था तुरंत, ठीक। अभी 2019 के बाद से ये हो गया है कि अब कोई भी कानून, जितने भी कानून आप पढ़ोगे पूरे भारत में लगभग लागू होंगे वो। ओके, तो अब ये पूछ दे कहाँ लागू है, तो संपूर्ण भारत में लागू है। दूसरी बात करते हैं इसमें हम, धारा 2 बात करता है दहेज की परिभाषा। देखिए आप इन चीजों को अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि अगर एग्जाम में ये पूछ दे तो आप उसको बता सकें। तो दहेज की परिभाषा का मतलब है एक पक्ष द्वारा, चाहे वो लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, लड़की पक्ष वाला लड़का पक्ष से कुछ लेता है या लड़का पक्ष वाला लड़की पक्ष से कुछ लेता है, तो दोनों ही दहेज में आएंगी। उसके माता पिता कुछ मांग करते हैं या नातेदार मांग करते हैं या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से वो लोग मांग करवाते हैं या करते हैं, तो वो सभी क्या आ जाएगा? दहेज में आ जाएगा पूरा। वही पूछा जा रहा है, विवाह के किसी भी पक्ष के किसी भी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यवान प्रतिभूति मूल्यवान प्रतिभूति दी जाती है या करार किया जाता है या मांगी जाती है,
ये सब क्या होगा, दहेज की परिभाषा सम्मिलित होगा। तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में याद रखिए, इसको एज़ इट इज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ों को एज़ इट रटोगे तो आप चीज़ों को क्या है, मूल विधि को नहीं पढ़ पाओगे। इसको अपनी लैंग्वेज में याद रखिए कि चाहे लड़की पक्ष वाला या लड़का पक्ष वाला या लड़की पक्ष से कोई माता-पिता या लड़के पक्ष से उसके कोई माता-पिता या कोई नाते रिश्तेदार या कोई बिचौलिया जिसे हम लोग बोलते हैं अन्य व्यक्ति, वो कोई भी माँग करता है, करार करता है या देता है या लेता है, ये क्या है, ये सभी किसमें आएगा, दहेज की परिभाषा में आएगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नोट। नोट समझिए क्या है नोट। नोट में ये कहा गया है दहेज में मेहर। मेहर क्या होता है समझिए। मेहर क्या होता है, एक मुस्लिम जब विवाह होता है, मुस्लिम विवाह में जो पति होता है, पति द्वारा पत्नी को जो है एक एक अमाउंट डिसाइड करते हैं लोग कि जो है इतनी आप जो है इसको मेहर देंगे। मतलब ये होता है कि अगर वो लड़का उस लड़की को छोड़ता है तो उसको रकम भरनी पड़ेगी। तो ये होता है मेहर। तो जैसे एक प्रकार की प्रतिभूति होती है, वैसे ही एक प्रकार का मेहर होता है। तो इसमें ये कहा गया है दहेज में मेहर या बिना माँगे दिए जाने वाले उपहार, बिना माँगे दिए जाने वाले उपहार सम्मिलित नहीं होंगे। अगर आपसे सवाल पूछ दे डायरेक्ट, निम्न में से क्या दहेज की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होता है? उसमें आप ऑप्शन दे दे मेहर, कार या कुछ सामान दे दे, तो उसमें क्या है, मेहर शामिल नहीं होगा या बिना माँगे हुए उपहार शामिल नहीं होंगे। तो आपको दहेज की परिभाषा समझ में आ गई किसमें? धारा 2 में। मैंने आपको बताया अधिकतर जो परिभाषा है वो धारा 2 में सिर्फ एक परिभाषा छोड़ के, घरेलू हिंसा जो अधिनियम 2005 का है, उसमें धारा जो 3 है, उसमें घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, बाकी सभी में 2 में ही परिभाषित किया जाएगा चीज़ों को, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं। धारा 3 ये कहता है दहेज लेना व देना क्या है, दंडनीय अपराध है। कौन सी कहती है धारा? 3 कहती है। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 ये कहती है जो 3 का तुमने अपराध किया है उसके लिए दंड किसमें दिया जाएगा? धारा 4 में। यानी दहेज लेने व देने के लिए दंड कितना है? कम से कम 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। जुर्माना में एक चीज़ याद रखिए, इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, 15,000 रुपए या दहेज का मूल्य, दोनों में जो अधिक होगा, 15,000 रुपए या दहेज के मूल्य दोनों में जो अधिक होगा वही जुर्माना पड़ेगा। यहाँ पे इतना याद रखिएगा, ठीक है? किसमें दंड है? धारा 4 में। आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं धारा 4 का की। तो धारा 4 का ये कहता है दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी लगाता है। जैसे क्या है, सपोज करो जब 1961 ये कानून बना तब की धारा है। उस समय लोगों को जानकारी नहीं होती थी कि कहाँ कौन लगा है, कहाँ कौन नहीं लगा है, या मान लो दुनिया भर की बातें आज के टाइम पे लोग फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर लेते हैं, सब जानकारी कर लेते हैं। तो उस समय जैसे मान लो लड़के पक्ष वाले क्या है कि पिताजी उनके विज्ञापन छपवा रहे हैं कि हमारा लड़का दरोगा बन गया है, हम इतने-इतने लाख रुपए लेंगे दहेज में। तो सिस्टम क्या है कि उसी विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई किसमें? धारा 4 का में। ओके, किसमें? धारा 4 का में। अब आगे हम लोग बात करते हैं धारा 5। धारा 5 में दहेज लेने या देने का करार क्या होगा? शून्य होगा। यानी कोई भी समझौता यदि होता है, जैसे शादियों में आप देखते हैं अक्सर विवाद होता है दहेज को लेकर। अगर आप लोग ग्रामीण प्रवेश से होंगे तो देखते होंगे शादियों में अक्सर विवाद होता है दहेज को लेकर। वहाँ पर ये होता है कि जो है तुमसे इतनी माँग की गई, तुमने वो पूरा नहीं किया या तुमने नहीं दिया। तो ये चीज़ें अक्सर होती है किसमें? ग्रामीण प्रवेश में, ठीक है? ग्रामीण प्रवेश में क्या है, सभी जगह होती हैं, लगभग सिटी में भी होती हैं। तो ये क्या है, अब वैसे मान लो पुलिस आ जाए और वो व्यक्ति क्या है कि भैया मैंने इनसे इतनी माँग की थी, ठीक है, ये नहीं दे रहे। तो ऐसे में क्या है, ये करार शून्य होता है। लेन-देन में कोई भी करार क्या होगा? शून्य माना जाएगा और ऐसा इसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप ऐसे कहते हैं कि हम इस आधार पे आप कहते हैं क्लेम करते हैं कि मैंने इनसे ये माँग की थी और हमारा ये समझौता हुआ था, तो ऐसा कोई भी समझौता क्या है? मान्य नहीं। धारा 5 में क्या है? करार का शून्य होना। ओके? धारा 6 कहती है कि दहेज में जैसे जो भी पैसा है, क्या है? दहेज का पत्नी या उसके वारिस के लिए इस्तेमाल होना है। यानी दहेज में जो भी पैसा मिला हुआ है, अब कानूनी तौर पे क्या है, उसका इस्तेमाल कौन करेगा? उसकी पत्नी करेगी या उसका वारिस करेगा, यानी उसकी औलाद करेगी, उसकी पत्नी की जो भी और औलाद है वो करेगी, ठीक है? धारा 7 ये कहता है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है? अपराधों का संज्ञान कोर्ट ले सकती है, ठीक है? और जो है इसका क्या है, कोर्ट ले सकती है संज्ञान। और किन-किन आधारों पे संज्ञान ले सकती है? स्वतः संज्ञान ले सकती है कोर्ट, पुलिस रिपोर्ट यानी जो एफआईआर होती है उसके आधार पर संज्ञान ले सकती है, या व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित व्यक्ति या उसके माता-पिता या कोई नातेदार व्यक्ति उसकी तरफ से जाए और कहे कोर्ट से। पहला क्या हुआ, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है, तीसरा व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित व्यक्ति जाए या उसका नातेदार कोई जाए या उसके माता-पिता जाए तब क्या है, संज्ञान ले लेगी कोर्ट।
चौथा क्या है, चौथा ये है कि कोई संस्था मान लो काम कर रही है, कोई एनजीओ मान लो काम कर रहा है, ठीक है, दहेज प्रथा रोकने के लिए, तो एनजीओ के उस पर भी ये संज्ञान ले सकती है, ठीक है। कोर्ट कौन संज्ञान लेगा, कोर्ट लेगा। तो अपराधों का संज्ञान किसमें, धारा 7 में है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे कुछ फैक्ट हैं इस जो है इसको टॉपिक को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्टों की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए फैक्ट ये कहता है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध क्या होगा, अजमानती होगा। आपसे पूछ देगा अपराध जमानती है कि अजमानती है। अजमानती है का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इसमें जमानत आपकी कोर्ट से होगी, जाकर पुलिस अधिकारी अपने स्तर से जमानत नहीं दे सकता है, ठीक है। अजमानती का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आपकी जमानत होगी ही नहीं, मतलब इसका ये है सिर्फ कि इससे जैसे हम लोग कोई भी पुलिस अधिकारी जैसे दरोगा कोई भी आईओ जो होता है उससे जमानत देने का अधिकार होता है, लेकिन अगर वो अजमानती मामला है तो वहां पर जमानत क्या है, ये पुलिस अधिकारी नहीं देगा, उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजेगा और फिर क्या है कोर्ट उसको जमानत देगी, ठीक है। दूसरा असमनीय, असमनीय का मतलब जिसमें समझौता नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। असमनीय का मतलब होता है ऐसे मामले जिनमें समझौता नहीं होगा, यानी कि अगर सपोज करो आपने दहेज के लेने देन का कोई मुकदमा लिख गया किसी के खिलाफ, उसके बाद दोनों पक्ष जाएं कि हमारा समझौता करवा दो, तो समझौता इनमें नहीं होता, असमनीय मामले हैं ये। फिर होता है सबूत का भार। सबूत का भार किस पर होगा, जिसके ऊपर ये अपराध लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि फलाने व्यक्ति ने मुझसे दहेज की मांग की है, ठीक है। तो सबूत का भार होता है अभियुक्त के ऊपर जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। समझ में आ गया। हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले कब ये जो है कब पारित हुआ, 20 मई 1961 को। कब लागू हुआ, 1 जुलाई 1961 को। धारा 2 में क्या है, इसमें धारा 2 में इसके दहेज की परिभाषा है। दहेज की परिभाषा में क्या है कि दहेज माता पिता मतलब वर पक्ष के या वधु पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा या माता पिता द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पक्ष से दहेज की या किसी मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की जाती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो क्या कहलाएगा, दहेज कहलाएगा। और ग्रामीण प्रवेश किसी भी प्रवेश से जैसे हम लोग सामाजिक तौर पे मान लीजिए हैं इसमें प्रेजेंट टाइम पे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड चीजें रखनी है कि आपको ये परिभाषा एकदम एज इट रटनी नहीं, बस थोड़ा समझ के चलना है चीजों को। रटोगे सब चीजें तो आप नहीं तैयार कर पाओगे, ठीक है। धारा 3 क्या कहती है हमसे, दहेज लेना व देना क्या है, दंडनीय अपराध है। जब कोई मुकदमा लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है 3/4 डाउरी एक्ट, डीवी एक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, 3/4 क्या होता है, 3 में परिभाषा दी गई, 4 में क्या है, दंड है, इतना याद रखिए। जो हम लोग मुकदमा जो लिखे जाते हैं उसमें जो धारा लगती है वो दंड वाली लगती है, परिभाषा वाली धारा नहीं लगती, याद रखिए हमेशा। कौन सी लगती है, दंड वाली, ठीक है। तो 4 में क्या है, 3 में क्या है, दंडनीय बनाया गया, 4 में क्या है, दंड कितना मिलेगा, वो कम से कम 5 वर्ष या 15,000 जुर्माना, या 15,000 जुर्माना, या जो दहेज में वस्तु की जो कीमत थी उन दोनों में जो अधिक होगा, यानी कि अगर दहेज के लेन देन की कीमत अधिक है तो जुर्माना वो लगेगा जो लेन देन हुआ है, ना कि 15,000 लगेंगे, ठीक है। 4 के बाद धारा 4 का मैंने बताई, 4 क्या कहती है, 4 का ये कहती है कि विज्ञापन पर क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। धारा 5 क्या कहती है हमसे, 5 ये कहती है हमसे कि करार कोई भी क्या होगा, शून्य होगा, किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी किया गया करार क्या होगा, शून्य होगा। धारा 6 क्या कहती है हमसे, धारा 6 हमसे ये कहती है कि जो भी दहेज में पैसा मिलेगा, ठीक है, वो पत्नी या उसके उसके क्या कहते हैं जो वारिस होगा उसके भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। धारा 7 पे कहती है संज्ञान, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, अपराधों का संज्ञान कोर्ट ले सकती है, स्वतः ले सकती है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकती है, तीसरा व्यथित व्यक्ति है उसको कोई नातेदार शिकायत करे तब ले सकती है, चौथा एनजीओ के माध्यम से ले सकती है। फिर हमने आगे बात किया था, कुछ फैक्ट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा होगा, अजमानती होगा और असमनीय होगा, एवं सबूतों का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर होगा। देखिए महिलाओं से बच्चों से रिलेटेड जितने भी वाद होंगे आप देखेंगे, एससी एसटी से रिलेटेड जो भी वाद होंगे, तो क्या है कि इनको समाज में थोड़ा वैसा देखा जाता है कि ये थोड़ा पीड़ित हैं, ठीक है। तो इनके खिलाफ जितने भी मुकदमे होंगे अधिकतर अजमानतीय ही होंगे और असमनीय होंगे, यानी उनमें समझौता नहीं हो सकता है। अब हम लोग इसी में आगे कुछ फैक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इसी में।
आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। देखिए सबूतों का बार बता दिया मैंने। अब आगे करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिकारी। देखिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी, प्रतिषेध अधिकारी। अब इसमें देखिए इसकी नियुक्ति कौन करेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। ये धारा 8 के बाद का खामे आते हैं आपके, ठीक है। तो धारा आपसे नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट ये पूछ देगा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करेगा राज्य सरकार। कौन करती है नियुक्ति, राज्य सरकार क्या करेगी, इसकी नियुक्ति करेगी, ठीक है। और दूसरी बात पूछ देगा, राज्य सरकार इसको क्या कर सकती है, पुलिस की शक्ति दे सकती है। राज्य सरकार इसको पुलिस की शक्ति दे सकती है, ठीक है, पुलिस की शक्ति दे सकती है। ये हो गया। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार इसको क्या कर सकती है, पुलिस की शक्ति दे सकती है। ओके, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसमें दूसरा पॉइंट एक और। इसमें ये कहता है कि इसमें कानून कौन बना सकता है, पूछे अगर आपसे दहेज प्रतिषेध संबंधित कानून कौन बना सकता है, कौन संशोधन कर सकता है, तो इसमें दोनों बना सकते हैं, ठीक है। कानून कौन बना सकता है, कानून जो है केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती है, ठीक है। तो कानून पूछे कौन बना सकता है, तो केंद्र व राज्य सरकार, या इसमें संशोधन कौन कर सकता है, तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों कर सकती है। यानी कि दहेज प्रतिषेध के जो रोकथाम का जो काम है वो किसमें आता है, समवर्ती सूची में प्रकार से आता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें आप लोग स्टार कर लीजिए। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा एकदम कि दहेज मृत्यु की विवेचना कौन करता है, ठीक है। तो देखिए दहेज मृत्यु जो है, दहेज मृत्यु जो है आपके बीएनएस में जो आती है 80 धारा है, ठीक है। दहेज मृत्यु बीएनएस की धारा कौन सी है, 80 है, ठीक है। दहेज मृत्यु की विवेचना, की विवेचना विवेचना सीओ साहब जो होते हैं हमारे, सीओ साहब को हम डीएसपी भी कहते हैं, या डीएसपी, या इन्हीं को क्षेत्राधिकारी महोदय कहते हैं, ठीक है। या इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं क्या, पुलिस उपाधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक महोदय, महोदय। तो कौन करेगा, पूछ देगा अगर आपसे कि दहेज मृत्यु जो होती है, यानी धारा 80 बीएनएस की विवेचना कौन करेगा। पहले ये धारा किसमें थी, आईपीसी में, आईपीसी में थी 304 बी में थी, ठीक है। अब ये किसमें हो गई है, बीएनएस की धारा 80 में। तो कौन कर सकता है, सीओ कर सकते हैं, डीसीपी या क्षेत्राधिकारी, आपके तीनों मतलब एक ही नाम है, इनको हम लोग भिन्न भिन्न तरीके से बोलते हैं। जैसे इन्हीं को सीओ, इन्हीं को अगर तुम कमिश्नरेट में चले जाओगे तो इन्हीं को एसीपी कहते हैं। तो क्या है, नाम अलग अलग है, जैसे कहीं दरोगा सब इंस्पेक्टर कहते हैं, कहीं दरोगा कहते हैं, कहीं आईओ कहते हैं। तो नाम मतलब पद एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। आगे इससे संबंधित हम लोग दो बात समझ लेते हैं एक और। देखिए इससे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसमें देता हूं आपको। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे दहेज संबंधित मामलों में। एक दिशा निर्देश जारी किए थे थानों को कि आप लोग क्या है कि इसमें गिरफ्तारी कब करेंगे कब नहीं करेंगे, या इसमें क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके संबंध दिशा निर्देश जारी किए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर जो भी चीज जारी करेगा तो वो अपनी जो उसका कानूनी क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र, उसके लिए करेगा, यानी कि वो यूपी के लिए उसने जारी किए थे, ठीक है। बट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टाइम पहले, जस्ट कुछ टाइम पहले, अभी शायद मुझे लगता है 2-3-4 महीने हुए होंगे, कुछ टाइम पहले जस्ट अभी फैसला दिया है कि वो जो उन्होंने उन्होंने दिशा निर्देश यूपी के लिए लागू किए थे, अब वो पूरे देश में लागू होंगे, ठीक है। तो उन दिशा निर्देशों के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, इसलिए मैं तमाम चीजें अपडेट करके पढ़ाऊंगा, इससे आने के चांसेस ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद या प्रयागराज हाई कोर्ट के 2022 के दहेज संबंधित, दहेज मुकदमा संबंधित मुकदमा संबंधित दिशा निर्देश
दिशा निर्देश पूरे देश में लागू करने के लिए बोला, पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया, आदेश दिया। देखिए अब समझते हैं ये है क्या, ठीक है। जो उन्होंने पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया वो है क्या चीज, उसको समझ लेते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। देखिए मेन पॉइंट एक है, पहला तो ये बोला गया है दहेज संबंधित मामला, जो 498 आपकी जो धारा है बीएनएस की, यानी कि 85 बीएनएस, और इसी को आईपीसी में 498 ए कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी भी लोगों ने व्यक्ति ने पढ़ रखी हो तो 498 में है घरेलू हिंसा। तो धारा 85 जो बीएनएस में है वो किसमें, 498 में किसमें थी, आईपीसी में थी। अब वो किसमें पहुंच गई, 85 बीएनएस में, ठीक है। आप लोग ये इसको ज्यादा फोकस करिएगा कि ये धारा याद रखें बीएनएस वाली। वो मैं पुरानी बता देता हूँ साथ में, कि अगर कंपैरिजन आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं होती हैं जिनका अगर कंपैरिजन पूछते तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो 85 बीएनएस या 498 में क्या था, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, ठीक, एवं दहेज अधिनियम, दहेज अधिनियम। देखिए समझिए दोनों मामले क्या था, कि जैसे कोई व्यक्ति गया और उसने मुकदमा लिखा दिया, उसने झूठा लिखाया कि सही लिखाया ये नहीं पता, कोई भी महिला चली गई और उसने ये कहा कि इन्होंने दहेज के लिए मेरे साथ हिंसा की है, या मुझे मारा पीटा, या दहेज की मांग करते रहते हैं, या उसके माँ बाप ने मुकदमा लिखवा दिया, या किसी भी व्यक्ति ने मुकदमा लिखा दिया, तो पुलिस क्या करती थी, जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा गया उसे उठा के जेल में बंद कर देती थी, ठीक है। अब अभी तुम लोग आगे पढ़ चुके हो, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, कौन सी, आगे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सबूत का भार किसके ऊपर होता है, अभियुक्त के ऊपर होता है। अब जरा ये बताओ, मैंने उस व्यक्ति को उठा के क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम सबूत दो कि तुम निर्दोष हो। अब वो व्यक्ति जब जेल में है तो मुझे सबूत कहाँ से देगा, जेल के अंदर से दे नहीं देगा सबूत। तो कोर्ट ने इसी संबंधित में दिशा निर्देश जारी किए थे कि पुलिस तुरंत था किसी को बंद कर देती थी, और पकड़ने का वो था, उसमें अधिकार था कि व्यक्ति को पकड़ के जो है, क्योंकि अजमानतीय मामले का मतलब ही यही है कि तुम जो है उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ी विसंगति आ रही थी, एक तो उससे कह रहे हो कि तुम सबूत दो मुझे कि तुम बेगुनाह हो, दूसरा उसको हम पकड़ के तुरंत जेल भेज दे रहे हैं, यानी उसको हम सबूत देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता था। मिसयूज ऐसा होता था, कोई भी महिला चली गई और उसने कहा कि मेरे साथ इन्होंने दहेज को लेकर बहुत ज्यादा हिंसा की है, दहेज की मांग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। उससे नहीं पूछा गया, उस व्यक्ति से नहीं पूछा गया, उसको यह साबित करने का मौका नहीं दिया गया कि जो है इन्होंने जो है ऐसा कर कृत्य किया था कि नहीं किया था। तो उसी को लेकर 2022 में किसने, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, ठीक है। उस दिशा निर्देश के संबंध में ही हम लोग आपको बताएंगे इसमें, इसमें कि क्या दिशा निर्देश दिए थे वो। तो इसमें ये कहा गया था आपका, इसमें ये बोला गया था आपसे कि एफआईआर होने के 2 महीने बाद तक, होने के 2 माह बाद तक, 2 माह बाद तक, इसको क्या कहा गया, साइलेंट पीरियड, साइलेंट पीरियड, ठीक, में अभियुक्तों की, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी, ठीक है, गिरफ्तारी नहीं होगी, एवं मामला, एवं मामला परिवार कल्याण समिति के पास भेजा जाएगा। एवं मामला कहाँ जाएगा, परिवार कल्याण समिति के पास, परिवार कल्याण समिति के पास जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या दिशा निर्देश जारी किए थे, कि एफआईआर होने के 2 महीने बाद तक जो है इसे साइलेंट पीरियड कहा गया, और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होगी, एवं मामला कहाँ जाएगा, परिवार कल्याण समिति के पास जाएगा। किन मामलों में, एक तो धारा 85 बीएनएस यानी कि घरेलू हिंसा, इसमें भी दहेज की बात आती थी कि दहेज की मांग को लेकर ये हमारे साथ घरेलू हिंसा करते हैं। दूसरा दहेज अधिनियम संबंधित मामलों में क्या होगा, अब कहाँ क्या होगा कि एफआईआर होने के बाद व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, कब तक, 2 महीने तक नहीं होगी, और क्या होगा उसके बाद, मतलब इसमें देखिए वो है मामले जो 10 साल से कम सजा वाले हैं, किससे, 10 साल से कम सजा वाले, ऐसा नहीं कि दहेज मृत्यु में गिरफ्तारी नहीं होगी, उसमें गिरफ्तारी होगी, ठीक है। इनमें क्या है कि 2 माह तक गिरफ्तारी नहीं होगी, उससे साइलेंट पीरियड कहा गया।
और अभियुक्त एवं मामला कहाँ भेजा जाएगा? परिवार कल्याण समिति। परिवार कल्याण समिति में क्या होता है कि हम लोग अक्सर जो जब थाने में कोई मामला आता है तो हम लोग उसको परिवार कल्याण समिति भेजते हैं, जब घरेलू घरेलू मामला होता है विवाद का। क्योंकि क्या होता है, परिवार कल्याण समिति दोनों पक्षों को बुलाती है, दोनों को सुनती है और कोशिश करती है कि अगर वो लोगों के बीच मध्यस्थता हो जाए तो अच्छी बात। अगर मध्यस्थता नहीं होती है और वो देखती है कि हाँ, ये सामने वाला व्यक्ति बहुत गलत कर रहा है, तो वो क्या है, वहां से आदेश करती है संबंधित थाने को मुकदमा पंजीकृत करने का। तो ये रहता है सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें एक दो पॉइंट, दो इससे रिलेटेड वो है वाद, वो और थोड़ा समझ लो, दो वाद है इससे रिलेटेड, ठीक है। देखिए, दो वाद इससे रिलेटेड कौन कौन से? हरबंस सिंह बनाम गुरुचरण कौर। पहला वाद कौन सा है? हरबंस सिंह बनाम गुरुचरण कौर, बनाम गुरुचरण कौर। तो इसमें क्या था मामला? देखिए, हरबंस सिंह बनाम गुरुचरण कौर में क्या, बाद में क्या था सिस्टम कि जैसे इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति लगातार दहेज की मांग करता है, यानी कि देखिए, जैसे दहेज के मामले जो होते हैं उसमें लगातार मांग होती है, या कभी वो कहेगा कि तुम्हारे पापा ने ये नहीं दिया है, तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं दिया है, या ये वादा हुआ था। तो ये चीज पैरेलल चलने वाली चीजें हैं, लगातार होती हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि लगातार दहेज की जो मांग की जाती है वो हर हर बार वो अपराध साबित होगा, हर बार ये माना जाएगा उसने कि ये अपराध किया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें ये कहा गया है आपका, देखिए, लगातार दहेज की मांग मांग एक अपराध एक अपराध घटित करेगी, ठीक, घटित करेगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, थोड़ा समझिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक बार सजा काट आया दहेज की मांग में, फिर वो दहेज की मांग करने लगा, तो फिर वो अपराध हो जाएगा। या लगातार दहेज की मांग करा तो प्रत्येक मांग जो है एक अपराध मानी जाएगी कि हाँ, तुमने ये अपराध किया था, ठीक है। तो ये एक छोटी सी लाइन है, याद रखिएगा। दूसरा बात जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और एक प्रकार से कह सकते हो दहेज को परिभाषित कर, दहेज मृत्यु को परिभाषित करने वाला बात एक प्रकार से, ठीक है। वो कौन सा है? विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए, जब आप लोग दहेज की जो परिभाषा, दहेज मृत्यु की जो परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स देते हैं। जब हम लोग इसमें बीएनएस में पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे दहेज मृत्यु में कौन कौन से पॉइंट रहते हैं। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि विवाहित महिला की मृत्यु 7 साल के अंदर हुई हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता हो कि मृत्यु से पहले दहेज की मांग, या दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की गई हो, या क्रूरता की जा रही हो उसके साथ में, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि उसकी मृत्यु असामयिक हुई हो, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति असामयिक का मतलब ये होता है कि अप्राकृतिक मृत्यु, एक प्रकार से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, उसने जो है ऐसा कृत्य किया है उसे, या मारा हुआ है। तो ये तीन तीन पॉइंट जो है, तीन चार पॉइंट जो है इसमें कोर्ट कहता है कि ये चीजें दहेज मृत्यु को प्रभावित करती हैं, ओके। तो तीन पॉइंट, पहला कौन सा? उसकी जो मृत्यु असामयिक हुई हो। दूसरा, 7 साल के वर्ष के अंदर हुई हो। तीसरा क्या है कि उसके साथ क्रूरता की गई हो दहेज की मांग को पूर्व में, ठीक है। तो इनका मतलब सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बातें कही गई हैं उसमें। तो यही बात इसमें कहता है विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी महिला की मृत्यु की मृत्यु विवाह के विवाह के 7 वर्ष के अंदर एवं असामान्य असामान्य हुई हो
एवं मृत्यु से पहले पहले देखिए इसमें क्या है, मृत्युकालिक कथन की बात होगी कि मृत्यु से पहले यदि उसने कह दिया कि इन व्यक्तियों ने मेरे साथ ऐसे-ऐसे कृत्य किया है, तो वो क्या है कि इसमें फिर अन्य किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी, ये माना जाएगा कि उन्होंने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, एक हम घटना भी बताएंगे आपको। विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट की किसी महिला सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर एवं असामान्य हुई हो एवं मृत्यु से पहले महिला ने दोषियों के खिलाफ या अभियुक्तों के खिलाफ बयान दिए हों, खिलाफ बयान दिए हों तो ये साक्ष्य से ही अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाएंगे। समझिए आप लोग। ठीक है, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जब जब मेरी पोस्टिंग थी 2021 के आसपास की बात है, अम्बेडकर नगर में। तो वहाँ क्या हुआ कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं पहले भी जॉब करता था, पुलिस से पहले पुलिस में कांस्टेबल था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक महिला क्या होता है, उसकी आग लगा दी जाती है, जल जाती है। हम लोग जाते हैं, कोरोना टाइम की बात होती है, हम लोग उसको बचाते हैं बाकायदा, उसको लेकर अस्पताल में आते हैं। तो वो कहती है कि मुझे इन लोगों ने आग लगाई थी, बाकायदा उसका वीडियो बनाया। 4 घंटे बाद वो महिला खत्म हो जाती है, कोरोना टाइम के समय 4 घंटे बाद वो महिला खत्म हो जाती है। तो क्या है कि उसने जिन जिन व्यक्तियों का नाम ले दिया कि इन लोगों ने जो है मेरे आग लगाई है, इन लोगों ने मारा है, तो ये माना जाएगा उन सभी अभियुक्तों को क्या है, दोष सिद्ध माना जाएगा, इनके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है और इन लोगों ने ये कृत्य किया हुआ है। तो ये पूरा दहेज वाला नियम जो था हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसका चाहें तो हम लोग क्विक एक रिवीजन कर लें। ठीक है, छोटा सा समझ लेते हैं क्या क्या चीजें थी इसमें। देखिए स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। आप लोग जब भी पढ़िए अधिनियम को या कुछ भी, जैसे अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, एक बार पढ़ने के बाद आप लोग ऐसे रिवीजन किया कीजिए, लिख लिख के थोड़ा। इससे क्या है कि आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा चीजों में, और आपका क्या है, माइंड कंसंट्रेट रहेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले पारित कब हुआ, 20 मई 1961 को। ठीक है, 20 मई 1961 को। फिर दूसरा लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, तीसरा धारा 2 क्या कहती है, दहेज को परिभाषित करती है। दहेज परिभाषित मतलब क्या है, किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से कुछ भी लेना, मूल्यवान प्रतिभूति लेना या देना या मांग करना। ठीक है, उस व्यक्ति द्वारा या नातेदार द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा। ठीक, वो क्या कहलाएगा, दहेज कहलाएगा। धारा 2 में क्या है, दहेज को परिभाषित किया है। धारा 3 में क्या है, दहेज लेने या देने के लिए क्या है, दंडनीय बनाता है, या दहेज की मांग के लिए भी दंडनीय है धारा 3। ओके, धारा 4 क्या कहती है हमारी, धारा 4 ये कहती है, ये दंडनीय बनाती है, और धारा 4 क्या दंड देती है। दंड कितना, 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष और 15,000 रुपए जुर्माना, या दहेज में दहेज की जो मूल्य है दोनों में से जो ज्यादा है वो उतना जुर्माना। धारा 4 क्या कहती है, धारा 4 हमारी ये कहती है विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 5 क्या कहती है हमारी, धारा 5 हमारी ये कहती है कि करार शून्य होंगे। धारा 6 क्या कहती है, दहेज का पैसा किस पे खर्च होगा, या तो उसकी माता पे या उसके वारिस पे, मतलब पत्नी पे या तो वारिस पे। धारा 7 अपराधों का संज्ञान लेना, कौन ले सकता है, न्यायालय ले सकता है। ठीक है, और इसमें अगर पूछ दे विचरण कौन करेगा, तो इसमें सत्र न्यायालय या प्रथम न्यायाधीश न्यायालय जो है, या मजिस्ट्रेट न्यायालय इसका विचरण करेगा मामले का। तो इसमें क्या है, कितने प्रकार से, पहला स्वतः, दूसरा एफआईआर जो लिखी जाती है, यानी कि जो थाने में रिपोर्ट होती है उसके आधार पर। तीसरा पीड़िता के या उसके माता पिता यानी व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित के या उसके माता पिता या नातेदारों की शिकायत पे। चौथा किस पे ले सकता है, चौथा किसी एनजीओ द्वारा अगर उसके पास शिकायत की जाए तो इन आधारों पे क्या कर सकता है, वो मामला अपने पास ले सकता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आगे इसके तहत जो भी मामले दायर किए जाएंगे कैसे होंगे, असमनीय और आपका अजमानती होंगे। दूसरा सबूतों का भार किसके ऊपर होगा, सबूतों का भार अभियुक्त के ऊपर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें बात की थी आगे, वो दहेज मृत्यु की जो है, यानी धारा 80 बीएनएस जो थी उसकी विवेचना कौन करेगा, सीओ साहब हमारे करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी, इसमें फिर हम लोगों ने 1-2 पॉइंट और समझे थे। जैसे हम लोग क्या है, एक अधिकारी
किया जाएगा? कौन? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। प्रतिषेध अधिकारी मतलब रोकथाम करने के लिए दहेज की कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार करेगी। उसके ऊपर पुलिस अधिकारी शक्ति कौन दे सकता है? राज्य सरकार दे सकती है। इसके लिए कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इसके। तो इसके हम लोग आगे जब बात करेंगे इसमें कुछ हम लोगों ने बात की तो कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो चीजें ऐड की गई सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया हुआ है इसके संबंध में दिशा निर्देश के संबंध में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में क्या किया था? एक फैसला दिया था, एक दिशा निर्देश जारी किए थे दहेज संबंधित मामलों में और धारा 85 बीएनएस यानी कि घरेलू हिंसा मामलों में कि इनके दुरुपयोग ना हो इसके संबंध में दिया था। क्या दिया था? साइलेंट पीरियड यानी कि 2 माह तक एफआईआर होने के 2 माह के अंदर तक गिरफ्तारी नहीं होगी और मामला कहाँ भेजा जाएगा? परिवार कल्याण केंद्र जो होता है वहां भेजा जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2 बाद इससे संबंधित हमने पढ़े। एक तो हरबंस सिंह बनाम गुरुचरण। इसमें क्या होता है कि यदि व्यक्ति जितने बार मांग करेगा दहेज की उतने बार हर बार एक नया अपराध घटित हो जाएगा उसके ऊपर। अगर मैंने एक बार मांग की तो मेरे ऊपर एक बार अपराध होगा, मैंने 2 बार मांग की तो ये माना जाएगा मैंने दोबारा फिर वही अपराध कर दिया। ठीक है। इसके बाद एक विनय कुमार वाला बात था यूपी का, विनय भैया हमारे थे, विनय कुमार यूपी वाले भैया। ठीक है। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि यदि कोई भी महिला शादी के 7 वर्ष के अंदर असामान्य स्थिति में मृत्यु होती है उसकी और मृत्यु से पूर्व ये कहती है कि इन लोगों ने मुझे मेरे साथ जो है ऐसा किया, इन लोगों ने मुझे मारा है, तो उन सबको क्या है अभियुक्तों को दोष सिद्ध माना जाएगा। यानी कि अब उसमें अन्य ट्रायल की जरूरत नहीं, इतने में मान ली जाएगा तुमने जो है अन्य अगर एविडेंस नहीं भी है तब भी उनको क्या माना जाएगा? दोष सिद्ध माना जाएगा। तो आशा करता हूँ हम लोग ये चीजें समझ में आ गई होगी यहाँ तक पूरी। ठीक है।